नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत। मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। क्या आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? क्या आपको ब्रेस्ट में गांठ है या फिर बगल में गांठ है या फिर आपके निपल से वाइट डिस्चार्ज, मिल्क जैसा डिस्चार्ज आता है या खून निकलता है? तो आपको ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना हो सकती है और आपको अपने डॉक्टर को, गायनेक को या सर्जन डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में मशहूर टीवी एक्ट्रेस हिना खान के बारे में बात हुआ। हिना खान ने खुद इंस्टाग्राम करके शेयर किया कि उसको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। उससे हमारे देश में लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस होने में बहुत ज़्यादा मदद होती है और इससे हमको ये भी मैसेज जाता है कि हर एक लेडी को अपने ब्रेस्ट की खुद एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। आज हम लोग इसी चर्चित टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, किन लोगों को होता है, उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या क्या पद्धति अपनाते हैं और उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कैसे हैं। कैसे सब आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएं। जी, ब्रेस्ट कैंसर अभी इंडिया में नंबर 1 हो गया है कैंसर में। एक समय था कि ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न की डिजीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होता था, पर आजकल इंडिया में इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कम उम्र वाली महिलाओं में ये ज़्यादा देखने में आ रहा है। अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उसमें मैं यह बताती हूँ कि किन महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब कई सारे 8-10 पॉइंट होते हैं, जैसे खास तौर से पीरियड्स। महिलाओं में अगर 12 साल की उम्र से कम पीरियड्स आ जाते हैं, अगर उनकी जो मेनार्की जल्दी अटेन हो जाती है या फिर उनको पीरियड्स लंबे समय तक चलता रहता है, लाइक 55 साल के ऊपर भी अगर उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो लंबे समय तक जिनको पीरियड्स की साइकिल चल रही है, वो एक पॉइंट है। दूसरा, जिन लोगों की डिलीवरी या तो हुई नहीं है, उन्हें बच्चे नहीं प्लान करे, फैमिली प्लान नहीं करी है, या फिर उनकी डिलीवरी होकर उनका जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है वो 30 साल की उम्र के बाद हो रहा है, मतलब उनका लेट चाइल्ड बर्थ हो रहा है, या फिर जिन महिलाओं ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मदर्स में, नानी में या फिर आपकी कोई मौसी है, उनमें अगर पैटर्नल और मैटरनल साइड में भी अगर कोई हिस्ट्री है तो ये सब, अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। और ओबेसिटी अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ये तो आपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात किया। हमारे व्यूअर्स को आप ये बताओ कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि अगर किसी को छाती में दुखता है, पेन होता है, तो क्या वो ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम होता है? जी, अभी छाती में दुखना, ब्रेस्ट में दुखना ब्रेस्ट कैंसर प्रॉपर में लास्ट स्टेज में होता है, अर्ली स्टेजेस में नहीं होता है। लेकिन किसी को भी अगर ब्रेस्ट में हैवीनेस है, पेन है, तो अपने डॉक्टर के साथ चेकअप कराना ज़रूरी है, भले ही वो कोई भी एज ग्रुप है। अभी ये बात हमको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एल्डरली एज ग्रुप का है, ऐसा हमको दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा में ज़्यादा देखने में आ रही है। अब कुछ मेजर लक्षणों की जैसे बात करी जाए तो जैसे ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, गांठ का महसूस होना, स्वेलिंग बोल दीजिए, लंप बोल दीजिए, गांठ बोल दीजिए, ये नंबर 1 उसका चिन्ह होता है। हम यहाँ साइंस की बात करें जिससे पेशेंट उसको पहचान पाएगा कि उनको कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि उनके जो ब्रेस्ट का जो शेप और आकार है, दोनों ब्रेस्ट का अगर कंपैरिजन करा जाए तो उसमें उनको डिफरेंस दिखेगा, उनके साइज ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा, जो निप्पल के आसपास का जो निप्पल एरियोरल कॉम्प्लेक्स है, ब्लैकिश एरिया है, वहाँ पे निप्पल में चेंजेस, जैसे निप्पल अंदर रिट्रैक्ट हो गई है, इन्वर्ट हो रही है, निप्पल एरियोरल कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। उसके अराउंड पूरे ब्रेस्ट में जो स्किन के चेंजेस हैं, जैसे रेडनेस हो रही है, पकरिंग हो रही है, उसको टिपिकली ऑरेंज पेल अपीयरेंस बोलते हैं। ये थोड़े लेट स्टेजेस में आते हैं, बट ये भी उसके चिन्ह होते हैं। या फिर निप्पल से कोई प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज कोई वाटरी हो सकता है, ब्लडी हो सकता है, वाइटिश मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, और कभी कभी बगल में और या गले के आसपास भी गांठें अगर महसूस हो रही हैं, तो ये सारे ही चिन्ह ब्रेस्ट प्रॉब्लम को बताते हैं। ये सारे सिम्टम्स हर एक पेशेंट में नहीं होते। इतने सारे सिम्टम्स जो सपना ने एन्यूमरेट किए, उसका खाली हमारा एक ही मकसद है, अगर इसमें से कुछ भी 1-2 सिम्टम भी अगर किसी फीमेल को हो तो तुरंत अपने प्राइमरी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, किसी को भी एक बार जाके आप तुरंत मिलें। अच्छा, ये बताओ कि
कुछ ऐसा चीज़ होती है कि लाइफस्टाइल या डाइट में कोई पेशेंट अपना रिस्क फैक्टर कम कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? जी, अभी हमने बात करी रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स के अगर हम जैसे बात करी थी हमने, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल कम, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, अपना वेट कंट्रोल करना, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, अच्छा वर्कआउट और एक्सरसाइज 5 डेज और 6 डेज अ वीक, तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, वजन को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि ओबेसिटी भी इसका एक मेजर कारण है। हॉर्मोन्स को अच्छा लगती है। अब जो पीरियड्स जल्दी आना और लेट आना, ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो रहा है, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और हमारा जो खान पान, और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आजकल जो कॉस्मेटिक यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट्स का जो कॉस्मेटिक यूज़ है, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बहुत ओवर यूज़ भी हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि मेमोग्राफी सबने सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग, पहले आप ये बताओ स्क्रीनिंग क्या शब्द होता है, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में क्या फ़र्क है, और ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? जो ब्रेस्ट कैंसर हम इतना सारा होता हुआ सुन रहे हैं आजकल केसेस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जल्दी अर्ली स्टेज में हमको पकड़ना और उसका ट्रीटमेंट चालू करना, यह हमारा सबसे मेजर हथियार है, वेपन है। इसी के लिए हम बोलते हैं अपनी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाइए, मतलब अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाइए, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट से हम उसको जल्दी अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ सकते हैं। अब ये स्क्रीनिंग नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि 20 साल के बाद ही चालू कर देना चाहिए, और इसमें हमारा सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है ये मैं आपको एक अलग क्वेश्चन में बताऊंगी, बट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब महिला खुद का ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है, इससे वो अपने ब्रेस्ट को पहचान पाती है, और अगर उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी या कुछ अलग होता है तो वो झट से उसको डिटेक्ट कर पाएगी। तो दैट इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो उसको रेगुलर करना है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कि अपने हेल्थ प्रोवाइडर के साथ आपको टाइम टू टाइम, साल में या 2-3 साल में आपको अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना है। और इसके साथ एज वाइज हमारे क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि कब हमको सोनोग्राफी करानी चाहिए और कब मेमोग्राफी करानी चाहिए। ये पूरे स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ उनको मिलना चाहिए, और इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अभी हम लोग ये स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आप हमारे व्यूअर्स के बारे में बताएं। जी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रेस्ट का खुद से सेल्फ हम एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि महिला खुद अपने ब्रेस्ट का खुद स्वयं एग्जामिनेशन करती है, महीने में एक बार, पीरियड्स के साइकिल कंप्लीट होने के बाद मे बी 7th-8th डे के आसपास एक रूटीन ही बना रहना चाहिए, और हर महीने उनको अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। अब इसमें कुछ सिस्टम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको नहाते समय ये सबसे बेस्ट रहता है। मिरर के सामने अगर वो करेंगे तो ज़्यादा हमको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि हम ब्रेस्ट के साइज़ का कंपैरिजन और सब चीज़ निपल्स को क्लियरली देख पाएंगे। उसके लिए कपड़े बिल्कुल हटे हुए, और अपने हाथ से अपनी जो फिंगर्स के, जो मिडिल फिंगर के जो पैड्स होते हैं, उससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको महसूस करना होता है। ये हर महीने करना चाहिए। ऐसा करने से वो अपने ब्रेस्ट की कंसिस्टेंसी, सॉफ्टनेस, ओवरऑल उनका खुद का ब्रेस्ट स्ट्रक्चर कैसा है उसको वो आसानी से पहचान पाएंगे। धीरे धीरे उनको ये भी पता पड़ेगा कि पीरियड्स आने के बाद उनका ब्रेस्ट कैसा रहता है, पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट कैसा रहता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि सारी लम्स और सारी गांठें कैंसर नहीं होती है। देर आर बिनाइन डिजीजेस, बिनाइन कंडीशंस जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसलिए गांठ शब्द से या गांठ स्वेलिंग होके आपको किसी को कैंसर है ऐसा सोच के घबराना नहीं है। उसका सही डायग्नोसिस और सही समय पे राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में यूजुअली जब फीमेल को पता चलता है कि उसको ब्रेस्ट में गांठ है तो पहले वो अपने हस्बैंड को बताने में लेट कर देती है, 1-2 महीने तक। बाद में अपने हस्बैंड को बताती है, उसके बाद दोनों घर पे बैठ के डिस्कस करते हैं। डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते, और जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं स्टेज कैंसर का आगे बढ़ चुका होता है। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल रेगुलर करती है, उसको कोई भी चेंज महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर अर्ली डायग्नोसिस कर सकता है। रिमेंबर, कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड अर्ली, यानी अगर हमको कैंसर का जल्दी से डायग्नोस हो गया तो हम उसका इलाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपने बताया हमारे डायग्नोस्टिक मेथड्स में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो तो डॉक्टर हम लोग ऐसा कर ही लेंगे। थर्ड स्टेप आता है अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी स्क्रीनिंग मेथड्स में। कब हम लोग मेमोग्राफी करते हैं और कब अल्ट्रासाउंड करते हैं
और उसका क्या क्या प्रोटोकॉल्स है? कौन सी एज में हम लोग अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं फीमेल को, कौन सी एज में हम लोग मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं? अब इसमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि ब्रेस्ट का सोनोग्राफी, राइट। अभी जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और जिनका अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको अभी भी फैमिली प्लान करना है, तो हम लोग उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। एक अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर से कम की एज में हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, मतलब ब्रेस्ट की सोनोग्राफी। अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका केस क्या है। कई बार जैसे दूध पिलाती हुई महिलाएं होती हैं तो वो सब थोड़े डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अभी मेमोग्राफी शब्द से हम क्या समझ रहे हैं? मेमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे। अभी कोई भी एक्सरे होता है तो ब्रेस्ट को एक रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंगर एज है और अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो हम उनको सोनोग्राफी कराना हमारी प्रेफरेंस होती है। लेकिन एनीबडी, कोई भी महिलाएं जो 35 साल की हैं या जिनकी फैमिली कंप्लीट है या फिर 40 प्लस है, तो उनके लिए मेमोग्राफी इज़ बेटर ऑप्शन। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स इंटरमीडिएट एज ग्रुप होता है उसमें मेमो सोनो दोनों करते हैं, सोनोग्राफी और मेमोग्राफी दोनों करते हैं। मेमोग्राफी में लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, लेकिन हमको उससे बहुत अच्छा डायग्नोसिस पता चलता है। अच्छा ये बताओ कि ये ब्रासियर पहनने से या फिर एंटी पर्स्पिरेंट्स डिओडोरेंट्स यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो इट इज़ नो। क्या ऐसा है कि जो हम लोग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी या बायोप्सी करते हैं FNAC, उससे कैंसर स्प्रेड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गांठ है तो हमको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सादी गांठ है कि कैंसर की गांठ है। इसलिए हमारे लिए वो जो टिश्यू का हम जो चंक एस्पिरेट कर रहे हैं या काट के निकाल रहे हैं, वो ही हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा। अच्छा, क्या ये अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी में हमको ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस 100% पता चल जाता है या फिर हमको कंफर्मेशन के लिए कुछ और टेस्ट करना पड़ता है? सोनोग्राफी हमको ये बताएगी कि कोई पानी की गांठ है, कोई लंप है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, कहाँ बैठा है, एग्जैक्ट पोजीशन, साइज, ये सब हमको गाइड करेगी। प्लस एट द सेम टाइम बगल में कोई लिम्फ नोड्स डेवलप हो रहे हैं तो ये सब हमको बताएगी। और जो मेमोग्राफी भी है वो हमको एबनॉर्मल एरियाज को हाईलाइट करेगी, बट वो एबनॉर्मल एरियाज कंफर्मेटरी कैंसर है कि नहीं, उसके लिए हमको कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। और वो कंफर्मेटरी टेस्ट हमारी बायोप्सीज होती हैं, या तो हम उसको ट्रू कट बायोप्सीज या एक्सिशनल बायोप्सीज, मतलब हमने टुकड़ा लिया और उसको बायोप्सी के लिए भेजा, या फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC के नाम से जाना जाता है, जिसमें नीडल डाल के हम वहाँ से एस्पिरेट करके उसको स्टडी करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी फीमेल को एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ तो उसको दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसा कैसा? मोस्टली ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका क्या स्टेज है इस कैंसर की, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक ब्रेस्ट में है तो कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट में स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क खतरा होता है, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक ब्रेस्ट से दूसरी तरफ पूरा बॉडी में होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट को जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए? अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की और किसी की फैमिलीज में रन कर रहा है तो कई बार ये जीन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज BRCA जीन्स, ब्रेस्ट कैंसर जीन्स होते हैं, और इसकी टेस्टिंग हो सकती है जिससे हम उनकी रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनको भविष्य में कैंसर होने का खतरा है कि नहीं। अच्छा, ये जो सपना फैमिली हिस्ट्री बोल रही है वो खाली खुद की मदर की, मतलब इन लॉज का साइड नहीं, मतलब जो फीमेल होगी उसका मदर, उसकी मदर की मदर, उसकी मदर की सिस्टर और खुद की डॉटर, ये जो फीमेल की लीनेज होती है उस फैमिली हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कभी? जी, मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, सपोज हमने पेशेंट हमारे पास एक ब्रेस्ट का लंप लेके आया, हमने उसका अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी करवाया, हमको उसमें पता चल गया कि उसमें एक लंप है, बायोप्सी करा ली, उसमें कंफर्म हो गया कि उसको मैलिग्नेंसी है, मतलब कैंसर है, तो अब उसको कितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या वर्कअप करते हैं और किस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं? अभी जैसे हमने क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और हमको अगर कोई गांठ का डाउट होता है तो जैसे अभी हमने बात करी कि मेमोसोनोग्राफी, मतलब मेमोग्राफी और सोनोग्राफी की सहायता से हम उसको कंफर्म करते हैं। और उस मेमोसोनोग्राफी, ये जो हमारी मेमोग्राफी होती है उसमें बायराइट्स ग्रेडिंग भी होती है, जो हर रिपोर्ट में नीचे डॉक्यूमेंट होता है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि वो नेगेटिव है, बिनाइन है या मैलिग्नेंसी की तरफ है।
तो अब जैसे आपने केस में बताया है तो इमीडिएट उस चीज़ का कंफर्मेशन बिना टाइम वेस्ट करे हमको उस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी हमने बताया कि बायोप्सी और ये सारे टूल्स या बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हमको कंफर्म हो पाएगा। कंफर्मेशन से सपना का मतलब है हमको सस्पिशन होता है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस से और उसको कंफर्म करते हैं टिश्यू डायग्नोसिस से। टिश्यू मतलब हम लोग बायोप्सी लेके लेबोरेटरी में हिस्टोलॉजी लैब में भेजते हैं और वो माइक्रोस्कोप के अंदर कंफर्म करता है कि कैंसर है और कौन से टाइप का कैंसर है। उसके बाद हम लोग आगे का मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात बताऊंगी, हमारे मेडिकल टर्म्स में इसको ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। ट्रिपल असेसमेंट मतलब हमने क्लिनिकल हिस्ट्री ली पूरी, हमने उनका एग्जामिनेशन करा, दिस इज नंबर 1। सेकंड में हमने उनका रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करा जिसमें हमारी सोनोग्राफी और मेमोग्राफी आ गई, और थर्ड स्टेज में हम जो बात कर रहे हैं मतलब ये थर्ड चीज जो है वो हमने बायोप्सी के साथ, क्रोकट बायोप्सी के साथ टिश्यू का डायग्नोसिस का कंफर्मेशन करा। तो ये हमारा ट्रिपल असेसमेंट रूल चलता है इसमें। ठीक है। एक बार हमारा टिश्यू डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, उसके बाद हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट या नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट प्लान करते हैं। मोस्टली 99% केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट को कंफर्म करने से पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कैंसर कौन सा स्टेज का है। स्टेज 1-2 मतलब अर्ली है या 3-4 मतलब एडवांस है। इसमें हमको फर्दर कुछ इमेजिंग भी करानी पड़ती है जिससे हमको स्प्रेड ऑफ कैंसर पता पड़ेगा। तो स्टेजिंग ऑफ कैंसर को डायग्नोसिस के लिए हम लोग पेट स्कैन करके एक चीज़ करते हैं, उसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन बोलते हैं। पेट स्कैन क्या करता है, जहाँ भी बॉडी में कैंसर का स्प्रेड होगा वहाँ पर वास्कुलरिटी ज़्यादा होने के कारण वो बॉडी में पूरा एक बॉडी का एक विजुअलाइजेशन आ जाएगा कि कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रखा है, और उसके बाद हम लोग एक मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो यूजुअली जनरल प्रोटोकॉल ये होता है। अब हमने उनको सर्जन के पास भेज दिया, सबसे पहला लाइन ऑफ मैनेजमेंट सर्जरी होता है। कौन से ब्रेस्ट कैंसर में क्या पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं या खाली लंप निकालते हैं या लिम्फ नोड्स भी निकालते हैं, कैसा करते हैं? एक जनरल में यहाँ पे आइडिया दर्शकों को आए उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जो गांठें होती हैं उनके हमारे पहले क्या क्या टाइप ऑफ सर्जरीज होती है। तो या तो हम सिर्फ गांठ को निकाल रहे हैं जिसको हम लंपेक्टमी बोलते हैं, या कई बार हम एक्सिशनल बायोप्सीज के फॉर्म में भी हम उनको निकाल देते हैं जिसमें हम 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर फ्री मार्जिन रखते हैं। देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कॉल्ड इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। आजकल हम इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। पहले हम रेडिकल मैस्टेक्टमी करते थे। मैस्टेक्टमी मतलब ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी, राइट? तो मतलब पहले पूरा ब्रेस्ट ही निकाल देते हैं, ये जगह पूरी खाली हो जाती है, उसको रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड रेडिकल आया, कम थोड़ा और कम निकालते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग खाली कैंसर का पोर्शन निकालते हैं और उसके आजू बाजू का 1-1.5 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री मार्जिन निकालते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो पहले का जो असेसमेंट है उसमें हमारी स्टेजिंग क्या है एग्जैक्टली। अगर उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो लिम्फेडेनेक्टमी होगा, साथ में ये सारा सर्जरी प्लान करा जाएगा। अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो लंपेक्टोमी करने के बाद वो लोग सेंटिनल लिम्फ नोड निकालते हैं। ब्रेस्ट का जो ड्रेनेज होता है वो मोस्टली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं। तो सबसे पहले एक लिम्फ नोड को निकाल के फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी के लिए भेजते हैं, और अगर वो फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी में वो लिम्फ नोड पॉजिटिव आता है तो ही बाकी का पूरा लिम्फ नोड्स निकालते हैं। अगर वो बाकी के लिम्फ नोड्स सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में लिम्फ नोड नेगेटिव आता है तो पूरी लिम्फेडेनेक्टोमी नहीं करते। वो लिम्फेडेनेक्टोमी नहीं करने से पेशेंट को लिम्फेडिमा होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, जब हम लोग लंपेक्टोमी करते हैं तो उस टिश्यू को फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं ताकि ट्यूमर फ्री मार्जिन है कि नहीं, और उसके बाद उस टिश्यू का हम लोग 4 तरीक़ों से एनालिसिस करते हैं। एक तो बायोप्सी कौन सा टाइप का कैंसर है, हिस्टोलॉजिकल टाइप कौन सा है वो हमको पता चलता है। उसके बाद उसमें ER-PR स्टेटस करते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टेटस और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर स्टेटस। और तो तीसरा एक चीज़ होता है एक HER2 ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, उसका एक एनालिसिस करते हैं। और एक ट्रिपल नेगेटिव जो होता है उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं। ये असेसमेंट हमको ट्यूमर के प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब उसका आगे कैसा वो होगा, फेवरेबल प्रोग्नोसिस है कि नॉन फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, उसके बारे में हमको थोड़ा सा आइडिया आएगा। तो सपना ये ER-PR के बारे में कुछ बताएं। जी, अभी जैसे आपने विस्तार में सब समझाया कि बायोप्सी से हमको टिश्यू डायग्नोसिस के अलावा ये हमारा दूसरा एक टेस्ट होता है ER-PR टेस्ट। ER मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और PR मतलब प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन्स है जो फीमेल में पीरियड्स से रिलेटेड है, और उनके ओवरऑल ईस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन जो फीमेल्स की फेमिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर हमारा जो टिश्यू है वो ER-PR पॉजिटिव है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है और ये हमारे लिए फेवरेबल ट्रीटमेंट हमारे लिए इसके लिए पॉसिबल है, क्योंकि जब सर्जरी हो जाती है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे आने वाले सालों में हम उनको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो बेसिकली जो हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन हो रहा है बॉडी में, क्योंकि हमने बोला जिनको पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं और जिनको पीरियड्स लेट बंद हो रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए ज्यादा ईस्ट्रोजन जिम्मेदार है। राइट। ब्रेस्ट कैंसर का रिकरेंस ना हो सर्जरी के बाद, या थोड़ा सा टिश्यू जो लेफ्ट ओवर हो गया हो, जो माइक्रोस्कोपिक हो, जो हमको दिखता नहीं हो, उसके लिए रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी ईस्ट्रोजन मेडिसिन देते हैं और वो उन्हीं के पेशेंट्स में काम आती है जिसमें ER और PR रिसेप्टर पॉजिटिव होता है। दो मेडिसिन यूजुअली देते हैं, टेमोक्सिफेन और लेट्रोजोल, कम से कम 5 से 10 साल के लिए देते हैं। तो जैसा सपना ने बोला कि अगर ER-PR पॉजिटिव है तो पेशेंट का ओवरऑल प्रोग्नोसिस, कैंसर में प्रोग्नोसिस मतलब हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं, वो बहुत बेहतर होता है। सेकेंड चीज HER2 के बारे में आप कुछ बताएं। राइट। HER2 अगर पॉजिटिव है तो ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और वो जल्दी जल्दी स्प्रेड होते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ इस फॉर्म में है कि अभी हमारे पास कुछ मेडिसिन अवेलेबल है और जो हम उनके लिए दे सकते हैं। अच्छा, तो ये इसी से मेरा अगला रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्रिपल नेगेटिव क्या होता है? बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ट्रिपल नेगेटिव या ट्रिपल पॉजिटिव, उसके बारे में आप कुछ बताएं। ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है कि उनका ER-PR और HER2 तीनों ही नेगेटिव है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी मेडिसिन उन पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि ब्रेस्ट कैंसर हमने रिमूव कर दिया और अगर सपोज आगे जाके पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट में रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी? राइट। अभी जैसे आपने बोला कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये तो पूरा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि उनकी क्या स्टेजिंग है, क्या क्या टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्ट्रालेटरल दूसरी ब्रेस्ट में फैला हुआ है कि नहीं, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैला हुआ है कि नहीं। तो ये हमको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को फील्ड से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। कोई भी ट्रीटमेंट प्लान के पहले पेशेंट का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। लेकिन जैसे आप रेडियोथेरेपी की बात कर रहे हैं कि ट्यूमर फ्री मार्जिन्स नहीं है, ज़्यादा चेस्ट वॉल का और इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें फिर रेडियोथेरेपी भी कई बार दी जाती है। 5 सेंटीमीटर से अगर बड़ा गांठ हो, एक्जिला में लिम्फ नोड पॉजिटिव आए हो और चेस्ट वॉल पे इन्वॉल्व हो तो हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं। और अगर ट्रिपल नेगेटिव होता है तो ही उसमें कीमोथेरेपी का रोल होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले देते हैं, कुछ को सर्जरी के बाद देते हैं। इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्या? आप क्या बोलेंगे? इसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, हर एक केस को हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी से लोगों को बहुत डर लगता है। कीमोथेरेपी में जनरली पेशेंट्स को ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं पेशेंट्स को, उसके बारे में आप बताएं। कीमोथेरेपी से सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो है नोजिया और वॉमिटिंग। ठीक है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ थोड़ी हैवी पड़ती है, ये एक्चुअली ट्यूमर जो ग्रो करने वाले जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करती है, तो ये होती है। अगेन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं थोड़े लंबे दिन तक चलते हैं एक कीमोथेरेपी के साइकिल के बाद। और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को निराश करता है वो उनका है हेयर लॉस, क्योंकि एक स्त्री का हेयर उसका सिर का मुकुट होता है और जब ये चीज़ से हेयर फॉल होना शुरू होता है तो उससे पेशेंट टोटली डीमोटिवेट और निराश और हताश होने लग जाता है। क्या ये हेयर लॉस परमानेंट होता है कि हेयर्स बाद में आ जाते हैं? हेयर लॉस कीमोथेरेपी में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी वजह से होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही उनकी कीमोथेरेपी की साइकिल्स कंप्लीट होती है, कुछ महीने के बाद हेयर फिर से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताओ कि ये जो कीमोथेरेपी होता है उसके दौरान एक और साइड इफेक्ट आप भूल गए कि माउथ अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं। GI अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं। ये सारी चीजों में क्या हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, इसलिए ये सब चीजें आपको ज्यादा तंग परेशान करती हैं। तो क्या ये कीमोथेरेपी जब चालू है पेशेंट की तो पेशेंट प्रेग्नेंट होने का सोच सकता है? डेफिनेटली नो। जब कीमोथेरेपी चल रही है तो ये बहुत हैवी मेडिसिन है, उस समय प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं करना है। वैसे भी पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं तो उस समय प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं करना है और प्लान भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे में उसके लिए एनोमलीज पैदा कर सकता है। अच्छा, हमारा पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, उसका ER-PR पॉजिटिव आ गया, हमने 5 साल के लिए उसको एस्ट्रोजन वो लेट्रोजोल या टेमोक्सिफेन जो भी डॉक्टर ने डिसाइड किया वो दे दिया। अब पेशेंट का पोस्ट सर्जरी पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप कैसे करते हैं हम लोग यूजुअली?
उनकी स्टेज और केस वाइज उनके डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं, प्लान ऑफ मैनेजमेंट उनको पता रहता है, बट मोस्टली एवरी 3 to 6 मंथ्स, 1 ईयर में जैसे एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स उनको बुलाते हैं, और जैसे जैसे साल बीतते हैं उनको ईयरली या 2 ईयरली और 5 ईयर्स तक मेजर उनका फॉलोअप रहता है। शुरू के 5 साल एवरी 3 मंथ्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो कंपलसरी होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमको मेमोग्राफी सेम साइड या अपोजिट साइड की करवानी है कि नहीं वो डिपेंड करता है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ मस्ट। अच्छा, ये बताएं कि ये कैंसर रिकरेंस होने के चांसेस कितने रहते हैं? किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डिपेंड करेगा। अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे भूल गए कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स की जो बात करी जाए, ठीक है। तो देयर आर 2। जब हम बायोप्सी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब टाइप ऑफ कैंसर, तो जो हमको बायोप्सी से पता पड़ता है, तो 2 तरह के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक डक्टल और एक लोब्यूलर। उसमें भी जो डक्टल कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट का, दैट इज मोर कॉमन। 10 में से 8 केसेस में डक्टल कार्सिनोमा होता है, और लोब्यूलर कार्सिनोमा थोड़ा कम होता है, 1 या 2 केसेस में से होता है 10 केसेस की अगर बात करी जाए। तो ये सब इस हिस्टोलॉजी क्या है, ग्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, स्टेज क्या है, वो कितना फैला हुआ है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ट्रिपल नेगेटिविटी के स्टेटस ट्रिपल पे नेगेटिव कैसी है, चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा आगे का उनका पूरा लाइन ऑफ मैनेजमेंट, उनका ईयरली या एनुअल फॉलोअप कितना रहना चाहिए, और आगे के मेडिसिन कितने साल तक उनके रहने चाहिए। एंजेलिना जोली का नाम सबने सुना होगा, बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है। आज से लगभग 10, 15, 20 साल पहले उसने अपनी हिस्टेरेक्टोमी करवाई थी। उसको ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन उसने हिस्टेरेक्टोमी भी करवाई थी। सपना, ऐसा उसने क्यों किया था? जी, उनको अभी हम एक पूरा एक टॉपिक ले लेते हैं कि ये जो हम जीन्स की बात करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग की हम बात करते हैं, तो जैसे आप ये एंजेलिना जोली का आप एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं हमारी, और उन्होंने भी ये करके अवेयरनेस क्रिएट करी थी समाज में, क्योंकि इसमें जो जीन्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के जो जीन्स होते हैं, वो हमारे ओवेरियन कैंसर से भी रिलेटेड होते हैं, और इस तरह के अगर जीन्स किसी भी फीमेल में अगर पॉजिटिव है तो उनको अर्ली अराउंड 35 ईयर्स से कम की एज में भी उनको कैंसर हो सकता है। इसलिए कई लोग जिनको ये जीन पॉजिटिव है वो पहले से ये हिस्टेरेक्टमी और फैलोपियन ट्यूब रिमूवल और ओफरेक्टमी करवा देते हैं। मतलब ये कहने का मतलब यही था कि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव आया है और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है तो उसको अपना ब्रेका जीन BRCA1 और 2 जीन का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको अल्ट्रासाउंड करके ओवरीज का स्टेटस चेक करना चाहिए और CA-125 भी करवाना चाहिए। अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो उसको हिस्टेरेक्टोमी विद ओफरेक्टोमी करवाने का प्लान करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर उनकी डॉटर्स हैं तो उनकी भी टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर उनके ओल्ड मदर्स हैं जो अभी भी अलाइव हैं और ओल्ड है तो उनका भी टेस्टिंग कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ओल्डर एज में हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराते ही नहीं हैं, और कई बार लेडीज़ को 70 और 75 प्लस की एज में कई बार ब्रेस्ट लम्प्स देखने में आए हैं। मतलब फीमेल रिलेटिव्स, मदर, मैटरनल आंट, सिस्टर और डॉटर, ये सबको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ, ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के प्रोटेक्शन करता है या उसको बढ़ाता है? जितना बच्चे को दूध पिलाया जाए उतना वो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। उसका एक मेडिकल लॉजिक है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोलैक्टिन एंटी ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है और वो ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में सप्रेस करके रखता है। इसलिए जितना लंबा और जितने ज़्यादा बच्चों को अगर माँ ने अपने दूध पिलाया होगा तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। क्या हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं? हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, BMI नॉर्मल, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल, ये कोई भी कैंसर से हमको सभी प्रकार के कैंसरों से प्रोटेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम लोग हार्मोनल पिल्स लेते हैं उसका बहुत सारे लोगों को दिमाग में डर है कि उससे कैंसर हो जाता है। क्या उसका स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर में कोई रोल है? जी नहीं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर से डज नॉट कॉज ब्रेस्ट कैंसर, द रिस्क इज वेरी लेस। इनफैक्ट कुछ बहुत सारी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेज है होती है जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिनाइन मतलब नॉन मैलिग्नेंट, जो कैंसर नहीं है, नॉन कैंसरस डिजीजेज होती हैं जिसमें वो इनफैक्ट दी जाती है। मेनोपॉज में हम लोग HRT, MHT देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेनोपॉज और हार्मोन थेरेपी। क्या उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता है? ये आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया
कि मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी से वैसे भी समाज में सबको बहुत घबराहट है और वो डरते हैं कि उससे कोई ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। मैंने अपनी मेनोपॉज की वीडियो में भी बताया था, एक ज़माना था जब मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी से ये चीज़ तथ्य सामने आया था कि शायद उससे कैंसर हो रहा है। लेकिन अब जब स्टडीज़ आ रही हैं तो वो बता रही है कि मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी पर से ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने का रिस्क बहुत कम है। और हमने इतनी सारी अभी लंबी लिस्ट बताई, वो भी इक्वली उतना ही रिस्क कैरी कर रही हैं। इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स हैं जिनको हॉट फ्लैशेस हो रहा है, जिसके लिए मोस्ट कॉमनली मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी दी जाती है, तो उनको उससे हमको दोनों रिस्क और बेनिफिट दोनों को वे करना पड़ता है, पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है, उनको रिस्क और सारी समझानी पड़ती है और फिर हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। एंड दिस मेडिसिन आर वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट डोज, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ही यूज़ करी जाती है। वैसे भी जब हम MHT स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम लोग सारे पेशेंट्स का मेमोग्राफी करवाते हैं, राइट। और चालू ट्रीटमेंट में भी रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशंस एवरी 3 मंथ्स और SOS मेमोग्राफी एवरी 6 to 12 मंथ्स करवाने का बोलते हैं। अगर वो टाइम पे हमको पता चले तो तुरंत हम लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन WHI वीमेंस हेल्थ इनिशिएटिव ने बहुत बड़ी स्टडी की है, बहुत सारे पेशेंट की स्टडी की है, जिसमें ऐसा पाया गया है कि पर से डायरेक्टली MHT ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ाने में काम नहीं करती। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या सारे ब्रेस्ट लम्प्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं? नहीं, कुछ ब्रेस्ट लम्प्स नॉन कैंसरस भी होते हैं, बिनाइन भी होते हैं। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस और गाइडेंस इज मस्ट। इसलिए हम लोग अपने OPD में गांठ शब्द बोलने से थोड़ा सा कतराते हैं, हम लोग लंप बोलते हैं। एक बार हमने गांठ शब्द का इस्तेमाल किया तो सारे पेशेंट्स जो नॉन मेडिको होते हैं उनके दिमाग में यही डाउट आता है कि ये हमको कैंसर की गांठ है। अच्छा, ये बताओ कीमोथेरेपी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ग्रुप में फ़ीमेल में क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, उसको बच्चा रहने में तकलीफ हो सकती है। जी, जो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर फैमिली प्लान करनी है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली ये जो मेडिसिन है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, वो उनके ओवेरियन फेलियर कॉज कर सकता है, मतलब उनके ओवरीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एग्स को रिड्यूस कर सकता है। और उनकी थेरेपी कंप्लीट होने के बाद भी एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स का गैप होना चाहिए जो वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचे। और आइडियली तो उनको अपने पहले से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले ही उनके एग्स को उनको फ्रीज कर देना पड़े। अगर कोई यंग फीमेल सपोज 30 साल 35 साल की फीमेल है, उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, उसको अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है, तो उसको अपने ऑन्को फिजिशियन ऑन्को सर्जन को कंसल्ट करके पहले उसको अपना ओवेरियन स्टिमुलेशन करके एग फ्रीज करा लेने चाहिए और उसके बाद अपना ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या स्ट्रेस से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? स्ट्रेस से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, पर स्ट्रेस से ओवरऑल हेल्थ इश्यूज सबको होते हैं। क्या ये कैंसर एक फीमेल से दूसरे फीमेल को फैल सकता है? क्या ये कॉन्टेजियस है? टोटली नॉट कंटेजियस, नो। क्या सारी फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट में लंप है उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, वो हमको टिश्यू डायग्नोसिस हमारा क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं तो ऐसा है कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, ये अगेन इंडिविजुअल प्रोटोकॉल्स होते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करते हैं, उनका स्टेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्या कीमोथेरेपी के बाद पीरियड्स रूटीनली पहले जैसे रिज्यूम हो सकते हैं, नॉर्मल आ सकते हैं? वो भी वेरिएबल रहेगा। उनका ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के पहले उनका ओवेरियन रिजर्व कितना था, उसके बाद कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स कितने यूज़ हुए हैं, कौन से टाइप के यूज़ हुए हैं, तो दिस इज़ ऑल वेरी वेरिएबल। सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे पास 40 साल की कोई फीमेल आई, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसकी एक 18-19 साल की बच्ची है, उसके दिमाग में हर समय ये डाउट रहता है कि क्या मेरी डॉटर को भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसको आप क्या काउंसिल करोगे? जी, उसके डॉटर के लिए हम वही बोलेंगे कि हमको 20 इयर्स की एज से ही उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम सिखाएंगे, प्लस उनको एवरी 2 to 3 इयर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन देंगे। मदर में BRCA जीन्स जो ब्रैका जीन्स है, अगर वो पॉजिटिव है तो अपनी डॉटर में उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन हैवी ब्रेस्ट है, डेंस ब्रेस्ट है, रिस्क ज़्यादा है, तो हम अर्ली स्क्रीनिंग चालू करेंगे। उसमें हमारी सोनोग्राफी और कई बार MRI की भी बात करी गई है। वीडियो के एंड में हम लोग खाली यही बोलना चाहेंगे कि कैंसर से डरने की बात नहीं है, इसका अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर हैं और अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर से आके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं, डॉक्टर आगे एडवांस रिपोर्ट्स करवाएगा। अगर हमने इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया तो आपका आगे का प्रोग्नोसिस लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको तुरंत हमने, जैसे निप इन द बर्ड बोलते हैं, तुरंत हमने उसको पकड़ के उसको रिमूव कर दिया।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद था, हर एक फीमेल को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, रूटीनली करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। सपना, आपके क्लोजिंग थॉट्स। राइट, आपने बोल ही दिया है। वीडियो बनाने का पर्पस ही वही है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसकी जानकारी आप खुद भी रखिए, अपनी मदर इन लॉज, रिलेटिव्स, भाभी, सबको बताइए। मेरे कैबिन में कोई भी आता है, मैं हमेशा एक को बताती हूँ, उनको बोलती हूँ अपने घर में जाके सबको लेके आइए, चेकअप करवाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 35+ फीमेल्स अपना स्क्रीनिंग करवाइए, ईयरली डॉक्टर्स के पास करिए, मंथली अपने आप खुद करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परफेक्टली आपने समाप्त किया। हम लोग हमारे क्लिनिक में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक पूरा चार्ट बना के पेशेंट्स को देते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, पर प्लीज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसको ज़रूर करें, नियमित करें, रेगुलर करें और दूसरों को भी बताएं और करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, नमस्कार।